नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उससे पहले हमने आपको पढ़ाया गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो ये दो तंत्र के जो सिस्टम है नदियों के और नदी और उनकी सहायक नदियों के, उसके बाद ये तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी और इसके बाद चौथा जो हमारा पार्ट आएगा वो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आएगा। तो 4 पार्ट में अपवाह तंत्र को हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। हम पढ़ते हैं, जो लोग पहली बार भूगोल को पढ़ रहे हैं उन लोगों को शुरुआत से सिस्टम से आप एक बार देखते जाओ, एक वीडियो से देखते जाओ, नोट्स आप बनाते जाइए अपने। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में, कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो नदी तंत्र का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखते हैं कि ये कितनी लंबाई है इसकी। तो इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर बहती है। भारत में कितनी बहती है? 916 किलोमीटर। अब हम इसका उद्गम स्थल वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखिए, तो उद्गम स्थल वगैरह के देखते हैं। तो यहाँ पे ग्लेशियर है कैलाश मानसरोवर के पास में, चेमांग युंग डुंग। कौन सा है? चेमांग युंग डुंग। तो चेमांग युंग डुंग जो ग्लेशियर है कैलाश मानसरोवर के पास में, यहाँ से एक नदी निकलती है। यहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब नाम यहीं से डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है। अब आप देखो, ये जो नदी का है उद्गम स्थल है वो इस प्रकार से नदी बहती है और इस तरीके से बहती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जब ये चेमांग ग्लेशियर से निकलती है तो इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या आप कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं सांगपो। तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सांगपो का अर्थ होता है हवा को शुद्ध करने वाली। सांगपो का क्या अर्थ है? तो सांगपो का अर्थ है हवा को शुद्ध करने वाली। इसका अर्थ है हवा को शुद्ध करने वाली। तो ये तिब्बत में उसे कहते हैं सांगपो, हवा को शुद्ध करने वाली। हवा को शुद्ध करने वाली सांगपो। अब ये जो सांगपो तिब्बत में से कहते हैं, ये जब आगे जाके अरुणाचल के पास में चीन से गुजरेगी तो वहां उसका नाम है यारलंग जागवो। क्या नाम है? यारलंग जागवो कहा जाता है चीन में से। चीन में जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है, और ये जो अरुणाचल से प्रवेश करती है वो एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा। तो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यहां घाटी है देहांग घाटी। कौन सी घाटी है? देहांग घाटी। देहांग घाटी अरुणाचल में देहांग घाटी है। तो देहांग घाटी है और यहां एक पर्वत है नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत। अब इस नामचा बारवा पर्वत के दक्षिण से होकर ये बहती है, नामचा बारवा पर्वत। तो नामचा बारवा पर्वत से ये दक्षिण से होकर इसके बहती है और ये इसमें एक यू टर्न यहां बनाती है। यहां क्या बनाती है? नामचा बारवा पर्वत के पास में यू टर्न नदी बनाती है। मतलब यू टर्न इस प्रकार से यू टर्न बनाती है, और जो यू टर्न बनाती है ये सिर्फ इस जो प्रकृति
जो हिमालय का जो आकार है, हिमालय का जो भूभाग है, उसके आकार के कारण ये ऐसा करती है। उसमें जो परिवर्तन उसके आकार के कारण यू टर्न बनाती है। ठीक है, तो यू टर्न बनाती है कहां पर? नामचा बारवा पर्वत के पास में यू टर्न बनाती है। अब यहां से अगर आगे जब बढ़ेगी तो अरुणाचल में इसका नाम पड़ जाता है दिहांग नदी। अरुणाचल में इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग नदी। तो आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल में क्या कहते हैं इसे? तो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं दिहांग नदी। क्या कहते हैं? दिहांग नदी। इस अरुणाचल के बाहर जब जैसे ये असम में प्रवेश करती है तो ध्यान रखना, असम में जोरहट, असम में जोरहट जिले से प्रवेश करती है। जोरहट जिले से प्रवेश करती है और इसी असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है इस नदी का? वो पड़ता है असम में जाकर, और असम में यह सबसे ज्यादा चौड़ी होती है। तो अगर ब्रह्मपुत्र की सबसे ज्यादा चौड़ाई कहीं पर है तो वो कहाँ है? असम में है। असम के बाद यह नदी बांग्लादेश में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जब यह नदी में गिरती है उससे पहले इसका नाम गंगा की धारा के साथ, आप जानते हो जैसे ये गंगा है, इधर से ऐसे निकलती है उत्तराखंड से, और ये गंगा निकलकर इस प्रकार से बहती हुई आती है। और जब ये जहाँ मिलती है उसमें गिरने से पहले, तो इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। अब सुंदरवन का जो डेल्टा है उसकी आकृति आप देखो कि यहाँ से एक नदी अलग होती है, वितरिका, हुगली। तो जो सुंदरवन का डेल्टा है उसकी स्थिति मेघना और इस हुगली के बीच में है। तो सुंदरवन डेल्टा की जो स्थिति है वो कहाँ है? हुगली और मेघना के बीच में। हुगली और मेघना के बीच में। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसके नाम वगैरह समझ में आए होंगे। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए अब इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी चेमांग यांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है और इस प्रकार वो अपना रास्ता तय करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब अगर हम ये चेमांग यांग डुंग है, जो ये ग्लेशियर है चेमांग यांग डुंग, तो चेमांग यांग डुंग जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, अगर हम इस नदी के सहारे चलें तो आप ऊपर से जैसे जो नदियां आएंगी, उधर से जो नदियां आएंगी वो उसके कैसे होंगी? लेफ्ट हैंड से, और इधर से जो नदियां जाएंगी वो राइट हैंड से होंगी। तो ये बाईं ओर से मिलने वाली और ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां होंगी। तो दाईं ओर से नदियां देखें, यहाँ एक ग्लेशियर है सिक्किम में, और इस सिक्किम में ग्लेशियर का नाम है जैमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? जैमू ग्लेशियर। और इस जो जैमू ग्लेशियर से नदी निकलती है तीस्ता। तो जो तीस्ता नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का विषय है, तीस्ता नदी, तीस्ता परियोजना। तो तीस्ता नदी इसकी एक सहायक नदी है। तीस्ता के बाद एक नदी निकलती है जो अरुणाचल से, इस अरुणाचल में इस नदी को कहते हैं केमांग। अरुणाचल में इस नदी को क्या कहते हैं? केमांग कहते हैं, केमांग। और इसी नदी की धारा आगे जाकर बन जाती है असम में जिया भरेली। क्या बन जाती है? जिया भरेली।
तो केमांग, केमांग और जिया बरेली एक ही नदी है। अरुणाचल में इसको केमांग कहते हैं और जिया बरेली को असम में क्या कहते हैं, असम में कहते हैं जिया बरेली, इसी नदी को। ठीक है। इसके बाद नदी आती है संकोस। कौन सी आती है? संकोस। फिर एक नदी आती है मानस, मानस। और एक नदी आती है सुबनासिरी। कौन सी है? सुबनासिरी। ठीक है। तो जैमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी, तीस्ता, केमांग या जिया बरेली, संकोस, मानस और सुबनासिरी। मानस वन्य जीव अभयारण्य आपने सुना होगा, असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इधर से अगर हम बाईं ओर से देखें तो बाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है दिबांग नदी। क्या नाम है? दिबांग नदी, दिबांग नदी। इसके बाद इधर से एक नदी आती है और मिलती है, उसका नाम है लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित नदी। इस लोहित नदी को ही कहते हैं खूनी नदी, खूनी नदी, क्योंकि ये अनियंत्रित होकर बहती है और उग्र होकर बहती है। तेज रफ्तार में ये नदी बहती है और इसका कंट्रोल नहीं, इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता और ये बहने लगती है, मतलब इधर उधर कटान करती है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसको खूनी नदी कहते हैं। तो अनियंत्रित है, उग्र होकर ये बहती है, इसलिए इसको खूनी नदी कहते हैं। और जो लोहित नदी है, इसी नदी पर एक पुल बना हुआ है। तो लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है और उस पुल का जो नाम है, वो पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल। ये भूपेन हजारिका असम के गायक थे, असम के गायक, और इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। तो ये भूपेन हजारिका के नाम पर ये क्रिकेट स्टेडियम भी है गुवाहाटी में, भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। तो ये जो पुल है, ये पुल अरुणाचल में ढोला, अरुणाचल का स्थान ढोला जिला, तो अरुणाचल में ढोला को सदिया से जोड़ती है, असम से, सदिया से जोड़ता है, सदिया असम। तो ढोला से सदिया, ये जो पुल है ये सबसे लंबा नदी पुल है, सबसे लंबा नदी पुल, सबसे लंबा नदी पुल है। तो सबसे लंबा नदी पुल है ये। ठीक है। ढोला से सदिया, अरुणाचल से असम को जोड़ता है, जो लोहित नदी पर है। इसके बाद एक नदी आती है, उसका नाम है कोपिली नदी, कोपिली नदी। ठीक है। इसका नाम क्या है? कोपिली नदी। फिर आपको पता है कि मणिपुर से एक नदी निकलती है और उसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी, बराक। ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर से, मणिपुर से मिजोरम और असम होते हुए बहती है बराक नदी। इसी बराक नदी पर एक परियोजना है, परियोजना है मणिपुर में, तपाई मुख परियोजना, तपाई मुख परियोजना। कौन सी परियोजना है? तपाई मुख परियोजना मणिपुर में, मणिपुर में इसमें एक योजना है तपाई मुख परियोजना। इसके बाद आप इस बराक नदी को देखोगे तो इस नदी पर एक वाटर वे बना हुआ है असम में। कहाँ पे? असम में एक वाटर वे बना हुआ है और इस वाटर वे का नाम है NWW6, नेशनल वाटर वे 6, राष्ट्रीय जलमार्ग 6। ये बराक नदी पर बना हुआ है। किस में बना हुआ है? बराक। और ये असम में
लखीमपुर से भागा तक जोड़ता है। तो लखीमपुर से भागा तक NWW6 बना हुआ है। असम में एक और वाटरवे है जिसका नाम है NWW2, अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ये ढोबरी से सदिया को जोड़ता है। असम में ढोबरी से सदिया को जोड़ता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो NWW2 है और ये NWW6 है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल में ही कुछ परियोजनाएं, ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल में परियोजना है। एक तो परियोजना है पाकी परियोजना। कौन सी परियोजना है? पाकी परियोजना। और एक है पापुम परियोजना। एक परियोजना है पापुम, एक परियोजना है ढिकरोग। कौन सी है? ढिकरोग परियोजना। और एक है केमांग परियोजना। कौन सी परियोजना है? केमांग परियोजना। तो ये चारों परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर हैं? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र के बारे में हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी में एक चीज और आपको समझा देते हैं। चलो, कि इसी में एक चीज और है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रैंप घाटी से होकर बहती है। रैंप घाटी से होकर असम में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर बहती है। और ये जो रैंप घाटी है ये असम में है। रैंप घाटी कहाँ है? असम में। यानी जो पतली और संकीर्ण घाटी होती है उसे रैंप घाटी कहते हैं। पतली और संकीर्ण घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। और ये रैंप घाटी से कहाँ से होकर बहती है? ये असम में होकर बहती है, असम में। ठीक है, तो रैंप घाटी से होकर ये बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, जहां नाव चलाई जा सकती है, नौकागम्य, जहां बोट चलाई जा सकती है, नौकागम्य नदी है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी कौन सी है? वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। कोपली जो नदी है, ये कोपली नदी सबसे ज्यादा अम्लीय नदी है। तो सबसे अधिक अम्लीय नदी कौन सी है? कोपली नदी है। तो सबसे अधिक अम्लीय नदी। उम्मीद है ये आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, जो हमने पॉइंट और इसमें एक्स्ट्रा करा दिया आपको। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो अगली हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो अभी आपको हमने 3 सिस्टम इनको नदियों के पढ़ा दिए। प्रायद्वीपीय नदी हमारा अंतिम रहेगा और इसके साथ ही अपवातंत्र समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों की जो तैयारी चल रही है उस तैयारी में ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो काफ़ी मदद करेंगी। और आप इनको पूरा वीडियो को देखें और एक स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, नमस्कार।